हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले चैप्टर में 1857 की क्रांति के कुछ कारणों के बारे में आपको बताया था, तो आज हम उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। 1857 की क्रांति के बारे में ये जो इंट्रोडक्शन था वो मैं आपको बता चुका था, क्या हुआ था और उसके क्या रीजन थे। धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, बहुत सारे ऐसे कारण थे। एक छोटा सा 2 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ। किसानों में बहुत ज्यादा असंतोष था। अब उसका मेन कारण क्या था? अवध का एनेक्सेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी थी डलहौजी की, वो उसका मेन उत्तरदायी कारण था। उत्तराधिकार का नियम समाप्त कर दिया गया था और किसी न किसी बहाने ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश साम्राज्य, कंपनी साम्राज्य जितने भी राजा महाराजा हैं उनके शासन को खत्म करके उनके किंगडम्स को अपने में मिलाते जा रहे थे और वास्ट ब्रिटिश एम्पायर बनाते जा रहे थे। तो अब अवध का जब एनेक्सेशन हुआ तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सबसे ज्यादा जो सोल्जर्स थे वो अवध के किसानों के बच्चे ही थे। अब जाहिर सी बात है, जिन किसानों के घर लुटे थे, जमीन लुटी थी और उनकी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी, उनके अंदर बहुत ज्यादा असंतोष था। ऐसे में एक ट्रिगर का काम किया था चर्बी लगे कारतूसों ने, क्योंकि हिंदुओं के लिए गाय बहुत ही पवित्र होती है और मुसलमानों के लिए सुअर बहुत हराम। तो दोनों के ही हिंदू और मुसलमान दोनों एक चीज से जुड़ गए जिसको धार्मिक भावनाएं उनकी बहुत ज्यादा आहत हुई थी। कॉमन इंटरेस्ट, जब भी कॉमन इंटरेस्ट किसी चीज में डेवलप होगा तो लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे। अब उससे पहले क्या था? हिंदू मुसलमानों पर प्रहार करते थे, मुसलमान हिंदुओं पर प्रहार करते थे। लेकिन जब दोनों को पता चला कि अंग्रेजों ने या कंपनी राज्य ने उन दोनों के साथ ही धोखा किया और दोनों की जो धार्मिक भावनाएं थी, उनकी जो व्यवस्था थी, उसको छिन्न भिन्न कर दिया है, तो दोनों लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिया और काफी बड़े पैमाने पर बड़ी क्रांति का एक रूप धारण किया गया। अब ये क्रांति असफल क्यों हुई? इस किसी भी क्रांति के असफल होने में कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका जो मेन कारण था उस पर एक बार मैं आपको बता देता हूं। किसी भी युद्ध में, क्रांति में, किसी विद्रोह में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जो किसान थे वो अशिक्षित थे, हालांकि उनमें वीरता की भावना बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो अशिक्षित थे। जैसा कि भारत एक कॉलोनियल पीरियड से गुजर रहा था, गुलाम राष्ट्र था बहुत लंबे समय से। साइंस और टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट होनी थी वो नहीं हुई थी। अंग्रेजों के पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट पूरी तरीके से रुकी हुई थी और अंग्रेजों ने इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया था। भारतीय राजाओं ने इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं किया था, इसीलिए यहां पर वही हथियार थे, तीर, तलवार, भाला, बर्छी। इन सबसे कई किसानों ने तो, जो विद्रोही थे, उन्होंने लाठी डंडे का भी इस्तेमाल किया था। लेकिन जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, ब्रिटिश अफसर्स थे, वो हथियारों का इस्तेमाल करते थे, लंबी दूरी की बंदूकों का इस्तेमाल करते थे, तोप का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस विद्रोह को दबा दिया। अब आप समझ सकते हैं कि एक वेल इक्विप्ड सोल्जर जिसके पास स्टेन एमसी या AK-47 हो और एक तरफ से लोग पत्थर से, लाठी भाले से, तलवारों से लड़ रहे हो और दूरी बनाकर वो अच्छे खासे लोगों को शहीद कर सकता है, अच्छे खासे लोगों को मौत के घाट उतारा जा सकता है। तो यही उस समय भी हुआ। ब्रिटिश सेना ने हथियारों का और अपनी टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया और इस विद्रोह को कुचलने में किसी भी तरह की कमी नहीं बरती। एकदम बर्बरता से इस विद्रोह को दबाया गया। उसका दूसरा कारण क्या था? दूसरा क्या था? सामंजस्य। सामंजस्य का मतलब कि एक क्षेत्र में होने वाली क्रांति
और उसके जो विद्रोही सैनिक थे, जो सोल्जर्स थे, वो दूसरे क्षेत्र से बिल्कुल कटे हुए थे। मतलब अगर मेरठ में क्रांति हुई है तो मेरठ के सोल्जर्स को कानपुर के सोल्जर्स के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, उनके बीच में सामंजस्य नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था। मतलब उन्हें पता ही नहीं था कि एक जगह विद्रोह के सफल होने के बाद दूसरी जगह उन्हें जाना है या नहीं जाना है, या आगे की फ्यूचर प्लानिंग क्या करनी थी। अब उनका पूरा कम्युनिकेशन मतलब पुरातन व्यवस्थाओं पर था, जैसे रोटियों का ट्रांसफर होता था। अब उन रोटियों से या गानों से या कमल के फूलों का प्रयोग किया गया सूचनाएं भेजने के लिए, लेकिन वास्तव में उनका क्या मतलब था यह अभी तक किसी को नहीं पता है। कि हो सकता है कि एक क्षेत्र में विद्रोह सफल होने के बाद रोटियों का जो आदान प्रदान होता था उससे पता चलता हो कि यहाँ पर भारतीय व्यवस्था या मध्यकालीन व्यवस्था स्थापित हो चुकी है। अगला कारण क्या था? कम्युनिकेशन। ब्रिटिश सोल्जर्स में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था। मतलब अगर कलकत्ता में क्रांति या विद्रोह को असफल कर दिया गया है तो टेलीग्राफ, उस समय टेलीग्राफ का इस्तेमाल करके जो सूचनाओं को बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था, और उन्हें पता रहता था कि यहाँ पर विद्रोह बहुत ज्यादा तीक्ष्ण हो चुका है, इसीलिए सेना की आवश्यकता उस जगह पर ज्यादा थी, जिसमें अहम भूमिका निभाई थी ट्रेन का इस्तेमाल करके ब्रिटिश सेना को बहुत जल्दी मोबिलाइज किया जाता था कि कलकत्ता से कानपुर या कानपुर से इलाहाबाद, जहां जहां विद्रोह तीव्र होता था वहां ये भेजे जाते थे। लेकिन जो विद्रोही सैनिक थे, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक थे, जो भारत को आजाद करवाना चाहते थे, उनके पास ऐसे संसाधनों की उपलब्धता नहीं थी। वो पैदल या घोड़ों पर ऐसे ही यात्राएं करते थे। मेरठ से दिल्ली आए, दिल्ली से आगे, तो उनके पास जो फ्यूचर प्लानिंग थी, एक कोऑर्डिनेशन था सभी क्षेत्र के विद्रोही राजाओं के साथ। जैसे नाना साहब कानपुर में हो गए, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई हो गई, बेगम हजरत महल हो गई, या कुंवर सिंह हो गए, इन सभी के बीच में एक कोऑर्डिनेशन नहीं था कि मतलब सभी ने एक विशेष क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ी, और जीतने के बाद ऐसा नहीं है कि दूसरे क्षेत्र में भी विद्रोह की सफलता के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया हो। उनके पास फ्यूचर की प्लानिंग नहीं थी। उन्होंने मतलब, और ब्रिटिश सोल्जर्स का जो नेतृत्व था बहुत ही खतरनाक और योग्य गवर्नर जनरल्स के हाथों में था। वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ चल रहे थे कि जहां जहां पहले विद्रोह तीक्ष्ण है उसको दबाया जाना चाहिए, या कहां पर ज्यादा ब्रिटिश सेना हार रही है वहां पर सेना भेजनी चाहिए। ये इस मामले में जो क्रांति है के असफल होने के मुख्य कारण है। तीसरा क्या है? नेतृत्व में बता चुका हूं। सीमित क्षेत्र का मतलब है जितने भी राजा महाराजा थे वो एक अपने अपने क्षेत्रों के लिए, इसमें एक राष्ट्र का फीलिंग नहीं था। मतलब कॉमन इंटरेस्ट, एक क्षेत्र के जो हित थे वो दूसरे क्षेत्रों से जुड़े हुए होने चाहिए थे, जो नहीं हुए। ये मुख्य जो क्रांति थी, जो विद्रोह था 1857 का, वो उत्तर भारत के कुछ इलाकों में ही बंद कर रह गया, जिसमें सिख, गोरखा और पठानों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। प्लानिंग बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिश सोल्जर्स एक प्लानिंग के तहत ही काम कर रहे थे, सुशिक्षित थे, वेल इक्विप्ड थे, अनुशासन में बंधे हुए थे। जबकि भारतीय विद्रोही क्या थे? भारतीय विद्रोही अंग्रेजों के खिलाफ इतना ज्यादा उग्र थे, उनको हराने के लिए, पराजित करने के लिए इतना ज्यादा तत्पर थे कि वो अनुशासनहीनता का भी पालन करते थे कभी कभार। कि मतलब ऐसा, अगर वो कभी अंग्रेजों की किसी टोली पर देख लेते थे तो उस पर आक्रमण कर देते थे बिना किसी नेतृत्व की, और कई बार इसी कारण वो पराजित भी हुए। ठीक है। और नेतृत्व, नीति, प्लानिंग, सामंजस्य, इसका मुख्य, जैसे एक मैं बोलना चाहूंगा, उस समय के जो विद्वान थे, बुद्धिजीवी थे, उनका मानना यह था कि अंग्रेज अगर भारत से चले गए तो भारत का पाश्चात्यकरण नहीं हो पाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन सिस्टम और सोशल स्ट्रक्चर के चेंज होने के लिए, भारत को अंधकार के युग से बाहर निकालने के लिए अंग्रेजों का रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए उस समय के जो विद्वान पुरुष थे उन्होंने इस क्रांति से अपने आप को पूरी तरीके से अलग कर लिया। अब पूरी तरीके से अलग कर लिया तो जो उस समय के डेवलप माइंड्स थे, बुद्धिजीवी वर्ग थे, जो इसको एक योग्य नेतृत्व प्रदान कर सकते थे, वो उनसे
छिन गया। तो अब उसका नेतृत्व किसके हाथ में चला गया? सामंतों के हाथ में चला गया, राजा महाराजाओं के हाथ में चला गया, जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए भी लड़ रहे थे, क्योंकि उनके जो अधिकार थे वो अंग्रेजों ने छीन रखे थे। तो जो विद्रोही किसान थे, विद्रोही सैनिक थे, वो कभी कभार रसद के लिए गांवों में या शहरों में जो अनाज भंडार होते थे भारतीयों के, उनको भी लूट लेते थे, क्योंकि किसानों के मन में इन साहूकारों और लालाओं के लिए बहुत ज्यादा असंतोष फैला हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों ने इन्हें एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था, जो भारतीय किसानों पर, मजदूरों पर, गरीबों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे, इनको धन देते थे, उच्च ऋण, उच्च इंटरेस्ट पर, उच्च ब्याज दरें रहती थी, और कभी कभार ऐसा होता था कि मतलब आपके फसल पूरी तरीके से खत्म हो गई और ऊंचे दरों पर ब्याज दे दिए, ब्याज पर पैसे दे दिए, और उसी पैसे, और उनकी जब फसल नष्ट हो गई तो बदले स्वरूप जमीन उनकी वापस ले ली उनसे। अब किसान अपनी जमीन से पूरी तरीके से कट गया और ऋण के बोझ तले दबा रह गया। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर अंग्रेजों का था, कोर्ट थी, लेकिन जो न्याय व्यवस्था थी वो इतनी ज्यादा महंगी थी कि किसान पुलिस से और न्याय व्यवस्था से बहुत ज्यादा डरता था, और पुलिस भी इन्हीं लोगों का साथ देती थी पैसे लेकर। तो ये थे इसके मुख्य कारण। और इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी क्रांति, विद्रोह या युद्ध में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, वो रहता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। और यही इसका जीता जागता उदाहरण है। आप ये समझिए, 200 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले, 1857 से 2000, लगभग 180 साल हो चुके हैं। तो आप ये मानिए कि इन्होंने तभी प्रूव कर दिया था। अब कितने होंगे ब्रिटिश सोल्जर्स और कितने होंगे भारतीय सैनिक? उस समय ब्रिटिश आर्मी में अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में जो रेशियो था, क्या बोलते हैं, अंग्रेज अफसरों या सैनिकों के ऊपर भारतीय सैनिकों का, वो बहुत ज्यादा था। लेकिन उसके बावजूद भी इस क्रांति को असफल कर दिया गया, जिसमें किसानों ने और मजदूरों ने और गरीब जनता ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। कैसे? केवल साइंस और टेक्नोलॉजी से। क्यों? क्योंकि वो डंडों से, लाठियों से लड़ रहे थे, और भारतीय सैनिक लाठियों डंडों से लड़ रहे थे, और अंग्रेज सैनिक हथियारों से लड़ रहे थे। हथियारों का इस्तेमाल करके ही इस क्रांति को दबाया गया उत्तर भारत में। ये ही जो नीति है सभी जगह लागू नहीं होती है। जैसे आप एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं तो एग्जाम्पल के स्वरूप में वियतनाम वॉर में अमेरिका ने अपनी सारी टेक्नोलॉजी झोंक दी थी, पूरी रिसर्च झोंक दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वियतनाम वॉर अमेरिका नहीं जीत पाया। कभी कभार ट्रेन भी, मतलब ज्योग्राफिकल एरिया भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उन्होंने अपनी जंगें जमीन के ऊपर ना लड़कर जमीन के नीचे लड़ी थी, सुरंगें बनाकर। उन सुरंगों में अमेरिकी सैनिक घुसते थे और बुरी तरीके से मारे जाते थे। जब लगभग 1.5-2 लाख सैनिक मारे गए, तब अमेरिका को लगा कि वियतनाम वॉर में उसकी जीत नामुमकिन है, इसलिए वो वहां से दुम दबाकर भाग गया। तो ये समतल एरिया में तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जहां ज्योग्राफी ऐसी हो कि वहां के जो लोकल्स को सपोर्ट करती हो और लोकल अपनी ज्योग्राफिकल कंडीशन का प्रॉपर इस्तेमाल कर सकते हो, वहां पर रिसर्च आपकी इतनी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती। जैसे कि अब मान लीजिए कि अगर आप केमिकल वेपन्स का भी इस्तेमाल करते हैं और कोई व्यक्ति जमीन के अंदर 50 मीटर नीचे है, तो केमिकल वेपन कितना ज्यादा इस्तेमाल उपयोगी होगा। थैंक यू वेरी मच। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।